ज़ैनब की जिंदगी बहुत ही सीधी सादी और सुकून भरी थी। वो एक गरीब लेकिन नेक दिल औरत थी, जिसकी पूरी दुनिया उसके पति आरिफ के इर्द गिर्द घूमती थी। आरिफ एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, जो दिन रात अपनी जमीन पर काम करता था ताकि अपनी बीवी के लिए अच्छा भविष्य बना सके। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते, मेहनत से रोजी कमाते और खुशी खुशी रहते। उनका गांव छोटा था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। गरीबी के बावजूद उनके पास खुशी थी, प्यार था और एक दूसरे का साथ था। एक दिन आरिफ खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे झाड़ियों में एक घायल बंदर का बच्चा मिला। वो बहुत कमजोर था, शायद कई दिनों से भूखा था और बीमार भी लग रहा था। आरिफ उसे उठाकर अपने घर ले आया। ज़ैनब ने जब उस छोटे से बंदर को देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत उसके लिए दूध गर्म करने लगी और आरिफ ने उसे प्यार से अपने हाथों से दूध पिलाया। दोनों ने उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। ज़ैनब उसका बहुत ख्याल रखती, उसे नहलाती, उसके लिए नरम कपड़े तैयार करती और उसे अपने पास बैठाकर खाना खिलाती। वो बंदर उन दोनों का इतना आदी हो गया कि वो जहां भी जाते वो उनके साथ ही रहता। समय बीतता गया और वो बंदर भी बड़ा होने लगा। अब वो उनके घर का हिस्सा बन चुका था, जैसे उनका खुद का बच्चा हो। वो ज़ैनब के कंधे पर बैठता, आरिफ के साथ खेतों में खेलता और जब ज़ैनब गांव की औरतों से बातें करती तो उनके पास आकर शरारतें करता। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरिफ को महसूस हुआ कि ये बंदर जंगल का जानवर है और इसे वही जिंदगी जीनी चाहिए जो कुदरत ने उसके लिए चुनी है। एक दिन आरिफ ने ज़ैनब से कहा, हमने इसे बहुत प्यार दिया, लेकिन इसकी असली जगह जंगल है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे वापस उसके घर छोड़ दें। ज़ैनब पहले तो उदास हो गई, लेकिन उसे भी समझ आया कि यह बंदर हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता मत है। कुछ दिन बाद आरिफ और ज़ैनब उसे लेकर जंगल की ओर चले। जिस जगह पर वो उसे छोड़ने जा रहे थे वो उनके गांव से थोड़ी दूर थी, लेकिन वहां बहुत घने पेड़ थे और जानवरों के रहने के लिए अच्छा माहौल था। बंदर चारों तरफ हैरानी से देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसे कहां लाया जा रहा है। जब वो एक सही जगह पर पहुंचे तो आरिफ ने उसे प्यार से नीचे उतारा और उसके सिर पर हाथ फेरा। ज़ैनब की आंखें नम थीं, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हारा घर है, यहां तुम आजाद हो। ज़ैनब और आरिफ अपनी सादी जिंदगी में मगन थे। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उनके दिल सुकून से भरे थे। आरिफ दिन रात मेहनत करता और ज़ैनब उसके लिए खाना बनाती, उसका हौसला बढ़ाती। लेकिन उनकी ये खुशहाल जिंदगी किसी को खटकने लगी थी। वो कोई और नहीं, बल्कि गांव का नंबरदार था, एक जालिम और खुदगर्ज आदमी जो दूसरों की जमीन हड़पने के लिए बदनाम था। नंबरदार की नजर आरिफ की जमीन पर थी। वो जानता था कि यह जमीन बहुत उपजाऊ है और अगर वो इसे अपने कब्जे में ले ले तो उसे बड़ा फायदा हो सकता है। वो कई बार आरिफ को धमका चुका था, लेकिन आरिफ अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। वो एक ईमानदार आदमी था जो अपनी मेहनत की कमाई पर जीता था और नंबरदार की चालों से बचने की कोशिश करता था। एक दिन नंबरदार ने सोचा कि वो खुद जाकर आरिफ को जमीन बेचने पर मजबूर करेगा। वो कुछ लोगों के साथ आरिफ के खेत पर पहुंचा और उसे बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज देने लगा। उस वक्त ज़ैनब घर में थी, जबकि आरिफ बाजार गया हुआ था। जब ज़ैनब ने बाहर शोर सुना तो वो दरवाजे पर आई और देखा कि नंबरदार वहां खड़ा है। नंबरदार ने ज़ैनब को देखते ही एक पल के लिए सांस रोक ली। उसने सुना तो था कि आरिफ की बीवी खूबसूरत है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी हसीन होगी। ज़ैनब की सादगी, उसकी शर्म और मासूमियत ने नंबरदार के दिल में एक अजीब सी आग जला दी। उसकी नजरें ज़ैनब के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वो पहली बार किसी औरत को देख रहा हो। ज़ैनब ने उसकी गंदी नजरों को तुरंत समझ लिया। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और सख्त लहजे में पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? आरिफ घर पर नहीं है। नंबरदार ने खुद को संभाला और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मैं आरिफ से जरूरी बात करने आया था। सुनो ज़ैनब, तुम दोनों गरीब हो, मुश्किल से जिंदगी काट रहे हो। आरिफ से कहो कि अपनी जमीन मुझे बेच दे। मैं उसे अच्छे पैसे दूंगा, तुम लोग आराम से कहीं और जाकर रह सकते हो।
जैनब को पहले से पता था कि नंबरदार ऐसा कोई तरीका जरूर अपनाएगा। वो शांत होकर बोली, ये जमीन हमारे मेहनत की कमाई है, हम इसे बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। नंबरदार ने अपनी जहरीली मुस्कान बरकरार रखी और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें पैसे की चिंता नहीं, लेकिन शायद तुम्हें एक बेहतर जिंदगी चाहिए। देखो, मैं तुम पर मेहरबान होना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोना, चांदी, आराम सब तुम्हारे कदमों में होगा। बस तुम्हें एक हाँ करनी होगी। जैनब को उसकी बातों का मतलब समझने में एक पल भी नहीं लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत 2 कदम पीछे हटकर दरवाजे की चौखट पकड़ ली। नंबरदार साहब, आपकी ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक इज्जतदार औरत हूं और मेरे शौहर के होते हुए आप ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? नंबरदार के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से की झलक आई, लेकिन फिर वो हंस पड़ा। तुम समझदार औरत हो जैनब, मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं। आरिफ को भी समझा देना, कहीं ऐसा न हो कि उसे बाद में पछताना पड़े। जैनब के इनकार के बाद नंबरदार तिलमिला उठा, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था जो इतनी आसानी से किसी चीज को छोड़ दे। जैनब की खूबसूरती ने उसके अंदर एक नया जुनून जगा दिया था। वो जमीन खरीदने आया था, लेकिन अब उसके मन में जैनब को पाने की लालसा पैदा हो चुकी थी। वो जानता था कि जैनब को सीधे रास्ते से काबू में लाना आसान नहीं होगा। उसके लिए उसे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ दिन तक वो चुप रहा, लेकिन उसका दिमाग लगातार चलता रहा कि कैसे वो जैनब को अपने करीब ला सकता है। दूसरी तरफ जैनब को एहसास हो गया था कि वो किसी मुश्किल में फंसने वाली है। उस दिन के बाद से उसने कई बार नंबरदार के आदमियों को अपने घर के आसपास घूमते देखा था। वो दरवाजा बंद रखती, बिना जरूरत के बाहर नहीं जाती और हमेशा सतर्क रहती। जब आरिफ को ये पता चला तो उसका खून खौल उठा। ये आदमी अपनी हद पार कर रहा है, आरिफ ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं उसे हमारे घर के पास भी नहीं फटकने दूंगा। जैनब ने उसे शांत करने की कोशिश की। हमें धैर्य से काम लेना होगा आरिफ, ऐसे लोग जल्दबाजी में नुकसान पहुंचा सकते हैं। आरिफ ने सिर हिला दिया, मगर उसका दिल बेचैन था। वो अपनी जमीन पर पहले से ज्यादा समय बिताने लगा ताकि जैनब को अकेला न छोड़ना पड़े। कुछ दिनों बाद नंबरदार ने एक नई चाल चली। उसने गांव के एक सम्मानित आदमी के जरिए आरिफ को संदेश भेजा कि वो उससे मिलना चाहता है। आरिफ को शक तो हुआ, लेकिन वो जानता था कि गांव में नंबरदार से दुश्मनी लेना आसान नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और उसके डेरे पर पहुंचा। नंबरदार ने आरिफ को देखकर नरमी दिखाई, जैसे उसके दिल में कोई बुरी बात ही न हो। आरिफ, मैंने तुम्हें यहाँ एक अच्छे मौके के लिए बुलाया है, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम मेहनती आदमी हो और मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो, मजदूरी नहीं बल्कि एक अच्छे पद पर, जहां तुम्हें बढ़िया तनख्वाह मिलेगी। आरिफ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप अचानक मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए नंबरदार साहब? पहले तो आप मेरी जमीन लेना चाहते थे और अब मुझे नौकरी देने की पेशकश कर रहे हैं। नंबरदार हंसा। देखो आरिफ, मैं दुश्मनी नहीं, दोस्ती चाहता हूं। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी जमीन नहीं ले सकता तो क्यों न तुम्हें अपने साथ मिला लूं। तुम्हें मेरी पेशकश पर विचार करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। आरिफ उलझन में पड़ गया। उसकी जिंदगी में गरीबी थी और एक अच्छी नौकरी मिलना सच में सुनहरा मौका था, लेकिन उसे नंबरदार पर भरोसा नहीं था। वो घर लौटा और जैनब को सब कुछ बताया। जैनब की आंखों में चिंता दिखी। ये आदमी सीधा नहीं है आरिफ, मैं तुमसे कह रही हूं, इससे दूर रहो। ये हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैनब, अगर ये नौकरी सच में अच्छी हुई तो? हमें पैसों की जरूरत है। मैं हमेशा सतर्क रहूंगा, इसके जाल में नहीं फंसूंगा। आरिफ ने समझाने की कोशिश की। जैनब चुप हो गई, मगर उसके दिल में एक डर बैठ गया। वो जानती थी कि नंबरदार की नीयत सही नहीं है, लेकिन आरिफ का फैसला कुछ और था। कुछ दिन बाद आरिफ ने नंबरदार की नौकरी स्वीकार कर ली। उसे उम्मीद थी कि सब ठीक रहेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो खुद अपने ही दुश्मन के जाल में फंस रहा है।
जो बस मौके की तलाश में था। शुरुआत में सब कुछ सही चलता रहा। नंबरदार ने आरिफ को अपने खेतों की देखभाल के लिए रखा था और बाकी मजदूरों से ज्यादा तनख्वाह दी जा रही थी। आरिफ खुश था कि उसकी मेहनत का सही फल मिल रहा है, मगर जैनब हर दिन एक नए डर के साथ जी रही थी। कुछ हफ्ते बीते तो नंबरदार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो आरिफ से दोस्ताना व्यवहार करता, लेकिन उसका असली मकसद जैनब तक पहुंचना था। वो जानबूझकर आरिफ को देर तक काम पर रोके रखता ताकि वो समय पर घर न पहुंच सके। दूसरी तरफ उसके आदमी जैनब के घर के आसपास ज्यादा दिखने लगे। ये सब देखकर जैनब डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेने की ठानी। एक दिन नंबरदार ने आरिफ को बुलाया और कहा, आरिफ, तुम मेरे सबसे अच्छे आदमी हो। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तुम मेरे कुछ खास काम भी संभालो। आरिफ ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब नंबरदार साहब? नंबरदार ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ लेन देन के काम होते रहते हैं। तुम्हें बस मेरी बताई गई बातों पर अमल करना होगा। चिंता मत करो, तुम्हें इसका अच्छा इनाम मिलेगा। आरिफ समझ गया कि अब बात सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही। वो जान गया कि नंबरदार उसे किसी गलत काम में फंसाना चाहता है। उसने तुरंत मना कर दिया, माफ कीजिए नंबरदार साहब, मैं सीधा सादा आदमी हूं। मैं ऐसे किसी काम में शामिल नहीं हो सकता। नंबरदार की आंखों में एक खतरनाक चमक आई, मगर उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। सोच लो आरिफ, तुम्हें इससे बहुत फायदा हो सकता है, और अगर तुमने मना किया तो शायद तुम्हें नुकसान भी उठाना पड़े। आरिफ गुस्से से खड़ा हो गया। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। यह कहकर वो वहां से चला गया। जब आरिफ घर पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जैनब को सब कुछ बता दिया। जैनब का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैंने कहा था ना, ये आदमी तुम्हें फंसाना चाहता है। अब ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जैनब, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो हमारे जमीर के खिलाफ हो, आरिफ ने मजबूती से कहा। लेकिन जैनब जानती थी कि अब उनके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। कुछ दिनों बाद उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया। एक रात जब आरिफ खेतों से लौट रहा था तो रास्ते में कुछ अनजान लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसे बेरहमी से मारा गया। जब गांव वालों को उसकी लाश मिली तो सबने कहा कि ये डाकुओं का काम है, लेकिन जैनब को पता था कि ये नंबरदार का भेजा हुआ संदेश था। जैनब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका सहारा छिन चुका था। उसे पता था कि अगर वो गांव में रही तो नंबरदार उसे भी मार सकता है। उसके पास बस एक ही रास्ता था। उसने अपने पति की कब्र पर आखिरी बार रोया, फिर एक रात चुपचाप गांव छोड़कर जंगल की ओर चल दी। वो अकेली थी, कमजोर थी, और उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही थी जो अभी इस दुनिया में आनी थी। जैनब जंगल में भटक रही थी। रात की अंधेरी, भूख से तड़पता शरीर और दिल में छुपा डर उसे कमजोर कर रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। उसे पता था कि अगर वो रुकी तो या तो जंगल के जानवर उसे खा जाएंगे या फिर नंबरदार के आदमी उसे पकड़ लेंगे। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर थकान से कांप रहा था, और हर कदम उसे किसी नई मुसीबत का एहसास करा रहा था। चांद की हल्की रोशनी में वो एक पेड़ के नीचे गिरी और बेहोश हो गई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, बस इतना जानती थी कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। लेकिन किस्मत अभी उसके साथ और खेल खेलने वाली थी। जब उसे होश आया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास है। उसकी धुंधली आंखों के सामने एक परछाई हिलती दिखी। कुछ पल बाद वो परछाई साफ हुई और जैनब चौंक गई। वो एक बंदर था, लेकिन कोई आम बंदर नहीं। ये वही बंदर था जिसे उसने और आरिफ ने कभी पाला था, वही बंदर जिसे उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था उन्हें। बंदर को देखकर जैनब की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में वही हो? उसने कांपती आवाज में कहा। बंदर उसे पहचान गया था। वो पास आया और अपने छोटे हाथों से जैनब के चेहरे को छूने लगा। उसकी आंखों में अपनापन था, जैसे वो समझ रहा था कि जैनब किस हाल में है। जैनब को याद आया कि जब उन्होंने इस बंदर को बचाया था तब यह बहुत बीमार और कमजोर था। आरिफ ने इसे प्यार से रखा, इसका इलाज किया और कई महीनों तक दोनों ने इसकी देखभाल की।
फिर जब लगा कि अब यह जंगल में खुद रह सकता है तो उन्होंने इसे आजाद कर दिया। लेकिन आज वही बंदर उनकी मदद करने आया था। बंदर ने ज़ैनब को उठने में मदद की, जैसे वह समझ रहा हो कि ज़ैनब कितनी कमजोर हो गई है। फिर वह तेजी से दौड़ा और थोड़ी देर बाद एक पेड़ से कुछ फल तोड़कर ले आया। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने वे फल खाए जिससे उसे थोड़ी ताकत मिली। जंगल में समय का एहसास खो जाता है। ज़ैनब को नहीं पता था कि कितने दिन बीत चुके हैं। बस इतना जानती थी कि हर नया दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता है। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। बंदर उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। वह उसके लिए जंगल से फल लाता, पानी का रास्ता दिखाता, और जब ज़ैनब डरती तो उसके पास बैठकर उसे भरोसा दिलाता कि वह अकेली नहीं है। ज़ैनब ने जंगल की जिंदगी को अपनाने की कोशिश की। वह पेड़ों के नीचे सोती, पत्तों को जोड़कर अपने लिए एक छोटी सी छांव बना ली थी और किसी तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। फिर एक रात जब काले आसमान पर तारे भी शांत थे, ज़ैनब को अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। उसके पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगी। उसने अपना हाथ पेट पर रखा, माथे से पसीना टपकने लगा। वह समझ गई कि समय आ चुका है, उसके बच्चे के जन्म का समय है। वह बिल्कुल अकेली थी। न कोई दाई, न कोई मदद करने वाला, न नरम बिस्तर, न कोई इंसानी हाथ जो उसे सहारा दे। घने जंगल की अंधेरी रात में पेड़ों के बीच वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि अगर ज्यादा आवाज निकाली तो जंगली जानवर आ सकते हैं। वह जमीन पर लेटी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अल्लाह से दुआ की, मुझे हिम्मत दे मेरे मौला। कई घंटे की तकलीफ के बाद आखिर वो पल आ गया जब ज़ैनब के आंसू खुशी में बदल गए। उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी जो अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां बंद किए हल्की हल्की सांसें ले रही थी। ज़ैनब की आंखों में हजारों भाव उमड़ आए, दुख, खुशी, हैरानी, शुक्र, सब कुछ एक साथ। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे यह ताकत दी जिससे वह अपनी बच्ची को दुनिया में ला सकी। सुबह की रोशनी जब जंगल के पेड़ों से छनकर ज़ैनब के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। कुछ पल के लिए वह भूल गई कि वह कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी नन्ही बच्ची पर पड़ी, उसे सब याद आ गया। वह जमीन पर लेटी हुई थी। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन उसकी गोद में सोया वह मासूम चेहरा एक नई जिंदगी की निशानी था। ज़ैनब ने बच्ची को ध्यान से देखा। वह आराम से सो रही थी। उसके नर्म नाजुक हाथ माँ की उंगलियों को छूने की कोशिश कर रहे थे। अब ज़ैनब के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अपनी बच्ची के लिए खाना कहाँ से लाए। खुद तो वह जंगल के फलों से गुजारा कर लेती, लेकिन यह नन्ही जान, उसे माँ के दूध की जरूरत थी। उसे नरम बिस्तर चाहिए था और सबसे ज्यादा उसे सुरक्षा चाहिए थी। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की कि अल्लाह कोई रास्ता दिखाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ज़ैनब की बच्ची अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रही थी और ज़ैनब को भी लगने लगा कि अब वह जिंदा रहने के काबिल हो चुकी है। एक दिन ज़ैनब नदी के किनारे बैठी अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे हटी और झाड़ियों में छिप गई। सामने जो नजारा था वह देखने लायक था। एक काफिला जंगल के किनारे से गुजर रहा था। उसमें कुछ शिकारी थे और कुछ ऐसे लोग थे जो अमीर और इज्जतदार लग रहे थे। उनके बीच नंबरदार की बीवी भी थी। वे सब ज़ैनब को ही ढूंढ रहे थे। जब नंबरदार की बीवी ने ज़ैनब को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी, अफसोस और शायद कुछ शर्मिंदगी के निशान थे। वह कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम यहां क्या कर रही हो? ज़ैनब के होंठ कांपने लगे। वह न कुछ कह पाई न कुछ समझा पाई, लेकिन अगले ही पल नंबरदार की बीवी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने ज़ैनब की दुनिया ही बदल दी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी। ज़ैनब के दिल में एक सवाल उठा, क्यों? ये वही औरत थी जिसके शौहर ने ज़ैनब की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर अब वह इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही थी? यह सवाल ज़ैनब के दिल में रहा।
और आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। नंबरदार की बीवी ने गहरी सांस ली और ज़ैनब की तरफ देखा। जब मेरा शौहर मरा तब मुझे एहसास हुआ कि वह अच्छा इंसान नहीं था। मैंने हमेशा उसके जुल्म पर आंखें बंद रखीं, लेकिन जब उसका अंजाम मेरे सामने आया तब मुझे समझ आया कि मैं भी उसके गुनाहों में शरीक थी। मैं इन जुल्मों को मिटा नहीं सकती, लेकिन शायद तुम्हारी मदद करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं।